हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग यूपीपीसीएल जे के लिए सुपर एमसीक्यू की सीरीज लेके आ रहे हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। इसके पहले का अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो उसका आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग 25 मिक्स्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले, मिक्स्ड और यूनिक क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले, जो कि आपके 2022 में होने वाले यूपीपीसीएल जे के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं। आपको पता है 2021 में हमने एक सीरीज चलाई थी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, काफ़ी हेल्पफुल सीरीज थी आपके यूपीपीसीएल जे के लिए। इसी तरीके से अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मिक्स्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके 2022 में भी आपको ये क्वेश्चन है आपको हेल्पफुल रहेंगे। इसके जो टेबल्स है, जो इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड करा देता हूँ, वो आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको हमेशा कंफ्यूज कराते हैं और हमेशा यूनिक से क्वेश्चन जो यूपीपीसीएल जे पूछता है, हम लोग उस पैटर्न में क्वेश्चंस को डिस्कस करने आ रहे हैं। तो हम लोग हमारे सेशन को शुरू कर दें। सेशन को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि हमने कुछ ही दिनों पहले ये जो न्यू क्रैश कोर्सेज लॉन्च किए थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज पे और कोचिफाई के लिए। ठीक है, दोनों की प्राइस सेम है 100 रुपीज़, लेकिन फ्लैट 40 का कूपन यूज़ करके आप 60 रुपीज़ में इसको परचेस कर सकते हो। इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल की वैलिडिटी है। ये एक वीडियो कोर्स है जिसमें आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल, नेटवर्क थ्योरम, एसी फंडामेंटल्स और पीएलसी का एक 4 आवर प्लस का एक सेशन है। ठीक है, इसमें आपको पीएलसी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो यूपीपीसीएल के लिए मैंने स्पेशली बनाए हैं। ये सेशन अगर आपने कोर्स परचेस नहीं किया होगा तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज पे आपको कोर्स मिल जाएगा पेड कोर्सेज में। और आपके आने वाले 2022 में जो हर एक एग्जामिनेशन में आपको नॉन टेक्निकल पूछा जाता है, जिसमें स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, जनरल साइंस, आर्ट एंड कल्चर एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये हमने एक सिंगल ई बुक आपके लिए बना दिया गया। 150 पेजेस का एक ई बुक है। इसकी भी वैलिडिटी 1 ईयर है। ये भी आपको हमारी कोचिफाई के एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। आपको हर एक एग्जामिनेशन के लिए एक सिंगल ई बुक नॉन टेक्निकल का आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सारा अच्छा रिस्पॉन्स हमें रिसेंटली अभी मिल रहा है। स्पेसिफिकली ये पीएलसी का जो सेशन है, ठीक है, काफ़ी पसंद किया जा रहा है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के द्वारा। ये हमारा 1 आवर एक 4 आवर का एक सेशन है। ठीक है, एक पेड कोर्स है जिसको आप सिर्फ 60 रुपीज़ में 1 साल के लिए परचेस कर सकते हो। काफ़ी नॉमिनल अमाउंट के ऊपर हमने ये प्रेजेंट करके रखा है आपके सामने। ठीक है, अभी हम लोग हमारे सेशन को देखते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? एचवीडीसी होमोपोलर लिंक्स यूजेस। एचवीडीसी में जो होमोपोलर लिंक्स में कौन से कंडक्टर रहते हैं? बेसिकली उसमें होमोपोलर लिंक में क्या रहते हैं, दो हमारे पास में कंडक्टर रहते हैं सेम पोलैरिटी। ठीक है, और वो जनरली नेगेटिव रहते हैं। ठीक है, दैट मीन्स जो एचवीडीसी होमोपोलर लिंक्स में हमारे पास में क्या रहते हैं, दो कंडक्टर्स रहते हैं ऑफ नेगेटिव पोलैरिटी। एचवीडीसी में हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन में हमारे पास में 3 तरीके के लिंक्स रहते हैं। एक तो होती है मोनोपोलर लिंक, देन होती है हमारी बाइपोलर लिंक, एंड देन होती है हमारी होमोपोलर लिंक। मोनोपोलर लिंक में क्या होता है, जनरली एक सिंगल कंडक्टर होता है। ठीक है, जो ऑफ नेगेटिव पोलैरिटी, और अर्थ के द्वारा यहाँ पे हमारा ग्राउंड रिटर्न आता है। देन बाइपोलर लिंक में क्या होता है, हमारे पास में 2 कंडक्टर्स रहते हैं। ठीक है, जिसमें एक पॉजिटिव रहता है और दूसरा जो है नेगेटिव रहता है। एंड होमोपोलर लिंक में जो रहता है हमारे पास में 2 कंडक्टर रहते हैं, वो जनरली नेगेटिव पोलैरिटी के रहते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का इस केस में करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2। In a 3-phase semiconductor, firing angle is equals to 120 degree and extinction angle is 110 degree. Each silicon control rectifier and freewheeling diode conduct respectively for. हमें क्या पूछा गया है? 3-phase सेमी कन्वर्टर है जिसमें फायरिंग एंगल है, ठीक है, अल्फा का जो वैल्यू है 120 डिग्री है। ठीक है, और बीटा का जो है एक्सटेंशन एंगल है वो हमारे पास में 110 डिग्री का गिवन है। ठीक है, अल्फा इज गिवन एज 120 डिग्री एंड बीटा इज गिवन एज 110 डिग्री। करेक्ट। अब हमें क्या पूछा गया कि कितने टाइम के लिए जो SCR फ्रीव्हीलिंग डायोड है वो कंडक्ट करेगा, ये हमें पूछा गया। तो जो कंडक्शन पीरियड है एक थायरिस्टर के लिए वो होता है हमारे पाई माइनस अल्फा। तो पाई कितना है हमारा 180 माइनस अल्फा कितना है 120, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और जो फ्रीव्हीलिंग डायोड का हमारा कंडक्शन पीरियड है वो क्या होता है, ठीक है, वो होता है हमारा बीटा माइनस 60 डिग्री। ठीक है, बीटा माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 110 माइनस 60 विच इज़ 50 डिग्री। करेक्ट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का इस केस में करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो कंडक्शन पीरियड रहता है फ्रीव्हीलिंग डायोड के लिए वो हमारा बीटा माइनस 60। ठीक है, अल्फा क्या है हमारा फायरिंग एंगल है एंड बीटा क्या है हमारा एक्सटिंक्शन एंगल है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3। द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डिकेड काउंटर दैट इज क्लॉक्ड फ्रॉम 50 किलोहर्ट्ज सिग्नल इज व्हाट। डिकेड काउंटर का आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होने वाला है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। फॉर मॉड्यूलो एन कन्वर्टर के लिए जो हमारा आउटपुट फ्रीक्वेंसी रहता है वो रहता है हमारा F0 इज इक्वल्स टू एफ इन डिवाइडेड बाय एन। करेक्ट। तो मॉड्यूलस ऑफ जो डिकेड काउंटर है इसका जो वैल्यू है वो है हमारा 10। ठीक है, एन का जो वैल्यू है हमारा 10 है। ठीक है, डिकेड काउंटर के लिए जो मॉड्यूलस ऑफ डिकेड काउंटर बोला गया तो इसमें एन का वैल्यू हमारा 10 है। ठीक है, और इनपुट फ्रीक्वेंसी FN कितना है, ये हमारी वैल्यू 50 हर्ट्ज़ की 50 किलो हर्ट्ज़ की है। करेक्ट।
50 किलो हर्ट्स, करेक्ट। और n का वैल्यू हमारा 10 है, तो इसका जो वैल्यू कितना आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ 5 किलो हर्ट्स। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर हाउ मेनी हार्डवेयर इंटरप्ट्स आर मास्केबल। कौन से इंटरप्ट जो है, कितने इंटरप्ट है जो हमारे मास्केबल है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि देर आर 4 इंटरप्ट्स विच आर मास्केबल, ठीक है। जो वो कौन से RST 7.5, RST 6.5, 5.5 एंड INTR। अब आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मास्केबल इंटरप्ट। तो आपको ये ट्रैप इंटरप्ट दिया जा सकता है जिसका अदर नेम है RST 4.5। तो आपको नन ऑफ दिस उसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको इसको इस तरीके से क्वेश्चन भी फ्रेम होता है, इसलिए आपको जो टेबल प्रोवाइड कराते रहता हो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। और आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो ट्रैप सिग्नल है हमारा, ठीक है, उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। ओके, उसके बाद में INTR की सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी रहती है, ठीक है। किसके द्वारा ट्रिगर किया जाता है और वो मास्केबल है, नॉन मास्केबल है, वेक्टर्ड है या फिर नॉन वेक्टर्ड है, तो ध्यान में रखना होगा INTR इज अ नॉन वेक्टर। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हाईलाइट करते रह चलता हूँ। और इसका वेक्टर्ड एड्रेस भी आपको UPPCL JEE पूछा जा सकता है, ठीक है, इसके एग्जामिनेशन में। तो आपको ध्यान में रखना होगा देयर आर 4 मास्केबल इंटरप्ट्स, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर विच सिग्नल इज यूज टू इंसर्ट वेट कमांड। वेट की सिग्नल लाने के लिए हम लोग कौन सा सिग्नल है हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। जनरली जो है हमारा जो रेडी सिग्नल है वो हम लोग वेट इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। दैट मीन्स जो सिग्नल है ये क्या करता है, इट यूज टू डिले द माइक्रोप्रोसेसर रीड और राइट साइकिल अंटिल अ स्लो रिस्पॉन्डिंग पेरिफेरल इज रेडी टू सेंड और एक्सेप्ट डेटा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। होल्ड सिग्नल क्या है, HLDA या फिर होल्ड सिग्नल जो है हम लोग DMA ऑपरेशंस में उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। और ALE का फुल फॉर्म क्या होता है, एड्रेस लैच इनेबल। ये क्या करता है ALE, हाँ इसके बारे में एक चीज़ और बता दूँ, ALE क्या है, ये इंडिकेट करता है बिट्स ऑन AD7 टू AD0, ठीक है, जो कि एड्रेस बिट्स रहते हैं, ठीक है। और ये सिग्नल जो है यूज़ करते हैं हम लोग टू लैच द लोअर ऑर्डर एड्रेसेस फ्रॉम द मल्टीप्लेक्स बस, एंड ये हम लोग जनरेट करते हैं सेपरेट सेट ऑफ 8 एड्रेस लाइन फ्रॉम A7 टू A0 तक का, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। वो क्वेश्चन नंबर 6, it is required to measure the range of 1300 degree centigrade to 1500 degree centigrade. The most suitable thermocouple to be used as a transducer would be. अगर हमें पूछा गया है कि 1300 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें एक सूटेबल थर्मोकपल फाइंड आउट करना है, ठीक है, चूज़ करना है, तो हम लोग प्लैटिनम रोडियम हम लोग ये यूज़ करेंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें डिफरेंट टाइप के टाइप्स रहते गए, जैसे कि हमारा टाइप के हो गया, ठीक है। टाइप के में हमारे पास में क्रोमल एल्यूमिल रहता है, ठीक है, वो हमारा -200 डिग्री सेंटीग्रेड से, ठीक है, -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके हमारा +200 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है, ठीक है। टाइप ई जिसमें हमारे पास में क्रोमल और कॉन्सेंट्रेंट रह सकता है, ठीक है, वो भी हमारा एक इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है इसका। टाइप जे रहता है, टाइप बी रहता है, इस तरीके से ध्यान में रखना होगा। अगर हमारे पास 1300 डिग्री सेंटीग्रेड और 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का पैरामीटर है तो हम लोग प्लैटिनम रोडियम हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, ओके, थर्मोकपल ये यूज़ किया जाता है। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज यूज टू मेक एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। द 2 इनपुट टर्मिनल्स ऑफ एन op-amp आर एट द सेम पोटेंशियल, बिकॉज हमें क्या पूछा गया कि हमने एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ किया टू मेक एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। द 2 इनपुट टर्मिनल्स ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर आर एट द सेम पोटेंशियल बिकॉज द ओपन लूप गेन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज इन्फिनिटी। ये आपको कंडीशन ध्यान में रखना होगी कि हमारा ओपन लूप गेन जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, ठीक है, ओपन लूप गेन जो है हमारा वो इन्फिनिटी है, ठीक है, इनफाइनाइट वोल्टेज गेन है, ठीक है। इसी के कारण जो है हमारे दोनों भी इनपुट टर्मिनल से ऑपरेशन एम्पलीफायर के वो सेम पोटेंशियल पे है। आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी तरीके से पता है तो ये आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा के। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग आज के सेशन में इस तरीके से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले जो आपकी होश उड़ा देंगे। दैट मीन्स एक कन्फ्यूजन लेवल आपका बढ़ा सकते हैं, हालांकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने काफ़ी इसेंशियल है इस चीज़ में, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर एंड अर्थिंग स्विच वाइल ओपनिंग अ सर्किट। ओपनिंग अ सर्किट, देखिए ओपनिंग सर्किट के टाइम पे क्या होता है और क्लोजिंग के टाइम पे क्या होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओपन के टाइम पे जो होता है उसी के रिवर्स आपका क्लोजिंग में होता है। ओपनिंग जब करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो सर्किट ब्रेकर को ओपन करते हैं, देन हम लोग आइसोलेटर को ओपन करते हैं और अर्थिंग स्विच को हम लोग क्लोज करते हैं। ये इसका सिक्वेंस करेक्ट है, तो ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, वाइल ओपनिंग अ सर्किट, ठीक है।
देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 9। द अर्थ वायर शुड नॉट बी थिनर देन द, अर्थ वायर जो होता है हमारा किससे कम नहीं होना चाहिए, SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। तो हमारा 14 SWG वायर से कम का नहीं होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो साइज ऑफ कंडक्टर रहता है हमारा अर्थ वायर रहता है वो हमारा मान लो हम लोग 2.9 mm² या फिर 14 SWG से कम नहीं होना चाहिए, या फिर हाफ ऑफ द साइज ऑफ सब सर्किट, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10। द रिलेशन बिटवीन द फ्लक्स डेंसिटी B एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी H इज गिवन बाय B इज इक्वल टू म्यू H। व्हाट इज द म्यू इन दिस रिलेशन? देखिए मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू H, ठीक है। H क्या है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। अब ये हमारा म्यू क्या होता है, ये होता है परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम गाइस, ध्यान में रखना होगा। इट इज़ नॉट अ परमिटिविटी, इट इज़ अ परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। ऐसे क्वेश्चंस आपको काफ़ी कबार देखने को मिलते हैं। और जो यूनिट है मैग्नेटिक परमेबिलिटी का वो है हमारा हेनरी पर मीटर, ओके। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 11। द क्लैडिंग विच सराउंड्स द ऑप्टिकल फाइबर कोर, जो क्लैडिंग रहती है वो सराउंड करती है हमारे ऑप्टिकल फाइबर केबल पे, जहाँ पे हमारे पास में लाइट के थ्रू डेटा ट्रांसमिट होता है। वो क्या करती है, गाइड करती है हमारे लाइट इन द कोर को, ठीक है। ये होती है हमारे कुछ इस तरीके से क्लैडिंग। ये हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में किस तरीके से हम लोग रेस पास करते हैं तो हमारा कैसा आउटपुट हमें देखने को मिलता है अदर एंड पे। और वो हमारे क्लैडिंग का क्या इफेक्ट होता है, ये हमारा गाइड करती है लाइट को एक पर्टिकुलर कोर पर्टिकुलर डायरेक्शन में पास ऑन होने के लिए, ठीक है। अगर मल्टी मोड फाइबर है तो ये देखो ये जो क्लैडिंग का जो काम है, ठीक है, ये मेनली क्या करता है कि ये जो हमारे पास लाइट प्रोपोगेट हो रहा है यहाँ पे, लाइट जो हमारे पास में ट्रैवल हो रहा है इसको गाइड करता है टू द एंड पॉइंट तक के, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 12। इफ अ फेजर इज मल्टीप्लाइड बाय द J देन, अगर हम लोग एक फेजर को मल्टीप्लाई करते हैं बाय J तो उसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है गाइस, ध्यान में रखना होगा, उसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है। अगर हमारा एक फेजर है, हमने रिप्रेजेंट किया Z इज इक्वल टू A प्लस JB के साथ में, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, √A² प्लस B², करेक्ट। और जो कंसिडर है JZ इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, AJ माइनस B, करेक्ट। तो इस केस में जो उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा वो यही रहेगा सेम, तो उसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर कोई भी हमारा फेजर मल्टीप्लाई करते हैं बाय J से हम लोग, ठीक है, वो रोटेट करता है बाय 90 डिग्री इन विच डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 13। द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ SF6 which is used in a circuit breaker is approximately SF6 गैस सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसके प्रॉपर्टीज पढ़ के जाना गाइस कि इसकी प्रॉपर्टीज कौन से टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक है, इस तरीके से उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी रहती है आपको पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो रहती है वो हमारी 2.5 टाइम्स जो है वो ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू द एयर, और 30% लेस रहती है एज़ कम्पेयर टू द डाइलेक्ट्रिक ऑयल, ठीक है। तो ये जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है SF6 गैस की वो है हमारे 2 से 3 टाइम्स मोर देन द एयर। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ हम लोग एक इंपॉर्टेंट चार्ट को डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट सर्किट ब्रेकर्स में हमारे पास में जैसे SF6 हो गया कि उसमें आर्क क्वेंचिंग मीडियम कौन सा हो गया, दैट मीन्स जो आर्क लगती है उसको बुझाने का काम क्या करता है, वो SF6 गैस करता है, जिसका रेटिंग अप टू 760 किलोवोल्ट तक हम लोग यूज़ करते हैं। और ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है ये आप पढ़ के देखिएगा। मैं आपको सेशन को लंबा करने के लिए कोशिश नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं आपको ट्राई करता हूँ कि आपको एक बार टेबल प्रोवाइड करूँ सो दैट आप इसको पॉज करके पढ़ सको अच्छी तरीके से, ठीक है। ये कहाँ पर यूज़ होता है ये पढ़िएगा गाइस, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए हर एक टेबल में प्रिसाइज डेटा आपको प्रोवाइड कराते रहता हूँ। ऑयल सर्किट ब्रेकर में हमारे पास आर्क क्वेंचिंग मीडियम कौन सा है, इंसुलेटिंग ऑयल है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में हमारे पास में वैक्यूम है, और एयर सर्किट ब्रेकर में हमारे पास में एयर एज अ आर्क क्वेंचिंग मीडियम है, और उसकी रेटिंग जो है यहाँ पे हमारे पास गिवन है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14। द रोम कंसिस्ट ऑफ रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम लोग कहते हैं। इसके अंदर क्या रहता है जनरली, इसके अंदर एक डिकोडर फॉलोड बाय एनकोडर रहता है, ठीक है। रोम इज अ स्टोर्ड अरे ऑफ बाइनरी डेटा, ठीक है, जो कि ओनली रीड कर सकते हैं बट उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये वोलाटाइल मेमोरी है क्या, नहीं है, ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मेमोरी दैट मीन्स वोलाटाइल मेमोरी मतलब क्या होता है कि जो अगर हमने सिस्टम को अगर एक बार ऑफ कर दिया तो उसके अंदर का जो डेटा है वो हमारा रिट्राइव नहीं रहता। और नॉन वोलाटाइल दैट मीन्स अगर हमने इसमें डेटा फीड कर दिया तो एज इट इज डेटा यहाँ पे रिटेन रहता है, उसके अंदर रहता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा।
Then we have a next question, which is question number 15. For the negative feedback amplifier shown in the given figure, the gain with the feedback is 100. What is the gain without feedback? हमें विदाउट फीडबैक गेन कितना होगा ये हमें पूछा गया कि हमारे पास में नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर यहाँ पे सर्किट में गिवन है. सिंपल है गाइस कि जो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर रहते हैं, क्लोज लूप गेन हम लोग किस तरीके से बताते हैं, ए ओपन लूप, ए क्या हो गया हमारा गेन अपॉन 1 प्लस ए ओ एल बीटा. करेक्ट. बीटा क्या है, ये हमारा गेन है. ठीक है. और ए ओल क्या है, हमारा ओपन लूप गेन है. ये ओपन लूप गेन है और बीटा इज अ क्लोज लूप, इज अ गेन ऑफ द फीडबैक. इट इज अ गेन ऑफ द फीडबैक. करेक्ट. ये जो गेन है फीडबैक का. ठीक है. तो हमारे पास में सारे वैल्यूज गिवन है. 0.009 ये बीटा का वैल्यू गिवन है. गेन विद फीडबैक हमारे पास में 100 है. ठीक है. तो हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, विदाउट फीडबैक की वैल्यू पूछी गई है हमारे पास में. करेक्ट. दैट मीन्स हमें ए ओ एल का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो अभी हमारे पास में जो सर्किट है वो हम लोग इसको ड्रॉ करके एक बार देख लेते हैं. इसको हम लोग इवेल्यूएट करते हैं. तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसका वैल्यू जो आएगा, ठीक है, ए ओ एल अपॉन 1 प्लस ए ओ एल, ये हमें फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाइड बाई 0.009 इज इक्वस टू क्या होता है हमारा 100. ठीक है. क्योंकि गेन विथ फीडबैक हमारे पास कितना है, हमारे पास में 100. ठीक है. गेन विथ फीडबैक हमारे पास में 100. ठीक है. तो वैल्यू किस तरीके से आएंगी, 0.09 ए ओ एल प्लस 100 इज इक्वस टू ए ओ एल. करेक्ट. तो ए ओ एल का जो वैल्यू आता है, ठीक है, ओपन लूप गेन. ठीक है. जो ओपन लूप गेन आएगा वो आएगा हमारा 1000. सॉल्व करके देखिएगा, सिंपल सा है. ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. ठीक है. इस तरीके से कुछ मिक्स्ड और यूनिक क्वेश्चंस का आपको मैं प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगा टिल योर एग्जामिनेशन, सो दैट आपको हर एक वैरायटी के क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ सके. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 16. अ सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर हैज एन एवरेज वोल्टेज ऑफ P volts when alpha is equals to 0 degree. Its output voltage when alpha is equals to 30 degree is what? ठीक है. एक हमारे पास में सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर है जिसका एवरेज वोल्टेज है P volts. करेक्ट. अब देखिए अल्फा इसका देखिए मेनली क्या है, जो सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर है उसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज हम लोग किस तरीके से बताते हैं, V0 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ VM डिवाइडेड बाय पाई कॉस ऑफ अल्फा. करेक्ट. ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला. अब हम लोग अल्फा 30 के लिए और अल्फा 0 के लिए दोनों के लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसका वैल्यू निकालते हैं. करेक्ट. ओके. अब देखिए यहाँ पे हमें क्या पूछा गया, इट्स आउटपुट वोल्टेज व्हेन अल्फा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. अल्फा 30 डिग्री के लिए कितना वैल्यू होगा पूछा गया, ट्वाइस ऑफ VM डिवाइडेड बाय पाई. ठीक है. अब देखिए VM का वैल्यू जो इसका यहाँ पे कितना है, ठीक है, ये तो हमें नहीं पता. तो डायरेक्टली हम लोग क्या कर लेते हैं, ये जो टर्म है गाइस, ठीक है, यहाँ पे ये जो टर्म है ट्वाइस ऑफ VM बाय पाई, ये हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारा अल्फा 0 रहेगा. देखिए किस तरीके से आएगा. ठीक है. ट्वाइस ऑफ VM बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 0. ठीक है. कॉस 0 अल्फा इज इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू निकाली, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2VM बाय पाई. ठीक है. दैट मीन्स हमने यहाँ पे P वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. P इज इक्वल टू क्या है, ट्वाइस ऑफ VM बाय पाई, ये वैल्यू आ गया. कॉस ऑफ हमने 0 के लिए वैल्यू निकाली. ठीक है. बिकॉज कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा वैल्यू डायरेक्टली P इज इक्वल टू ट्वाइस VM बाय पाई. अब हम लोग कलर चेंज करके एक बार देख लेते हैं. ठीक है. अब देखिए अब हमारे पास 30 डिग्री है अल्फा, इस केस में वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्वाइस VM बाय पाई कॉस ऑफ 30 डिग्री. इसको हम लोग वैल्यू एज अ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं P. दैट मीन्स और कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2. ठीक है. P मल्टीप्लाइड बाय √3/2 जिसका वैल्यू आ जाएगा. ठीक है. वोल्ट्स. करेक्ट. दैट मीन्स ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. अगर आपको वाइज ये cos 30 किस तरीके से आता है, sin 30 आपको ईजिली कैलकुलेशन करना आता है विदाउट थिंकिंग टू मच, विदाउट आपको टाइम स्पेंड करेंगे. अगर आपको इजीली इसका वैल्यू फाइंड आउट करना सीखना है तो इसके लिए भी मैंने सेशन बनाया था. 10 से 15 मिनट का सेशन है गाइस, आप जिसको जाके देख सकते हैं हाउ टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ करके. या फिर किसी स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली चाहिए होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से मांग सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा. इस सेशन में आपको sin 30 cos 60 हो गया, sin 90, इस तरीके से जो लाइक हमारे पास डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज़ रहते हैं वो आपको किस तरीके से क्विकली विदाउट एनी हेजिटेशन निकालना है, तो आपको ये सेशन जाके देखना होगा. उससे आपको आसानी से ये जो वैल्यूज़ है जैसे cos 30 का वैल्यू है ये आपको इजीली निकालते आ जाएगा. ठीक है. ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17. इन अ फोरियर ट्रांसफॉर्म इफ टाइम डोमेन सिग्नल x ऑफ t इज रियल एंड इवन देन द फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल x ऑफ j ohms विल बी व्हाट. ठीक है.
हमें क्या पूछा गया कि जो फूरियर ट्रांसफॉर्म में अगर हमारे पास में टाइम डोमेन सिग्नल है एक्स ऑफ टी इज रियल एंड इवन, तो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। आई गेस यहाँ पे ओमेगा चाहिए था, बट हम लोग देख लेते, कंसिडर कर लेते इसको, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारे उसका जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा रियल एंड इवन, ठीक है, रियल एंड इवन रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि फूरियर ट्रांसफॉर्म में अगर हमारा टाइम डोमेन सिग्नल एक्स ऑफ टी रियल एंड इवन है तो भी हमारा रियल एंड इवन ही रहेगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ठीक है। ये हमारे पास में टाइम डोमेन में है, वैल्यू इज गिवन एफ ऑफ टी एंड एफ ऑफ ओमेगा जो है तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ठीक है। अब अगर देखिए हमारे पास में रियल एंड इवन है, यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल पे, इसलिए मैं आपको सारे कंडीशन बता देता हूँ एक क्वेश्चन के साथ, तो भी हमारे पास में फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका वैल्यू रियल एंड इवन ही रहेगा। अगर हमारे पास में रियल एंड ऑड है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी टाइम डोमेन में, तो हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में इमेजिनरी एंड ऑड हो जाएगा। या इसको आप थोड़ा सा टाइम लेके पॉज करके पढ़ सकते हो गाइस, क्योंकि इंपॉर्टेंट टेबल है जो मैं आपको प्रोवाइड कराते रहता हूँ, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से इसको पढ़ के एक बार एग्जामिनेशन के लिए ध्यान में रखना होगा, ठीक है। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अमंग द फॉलोइंग 4 द स्लोएस्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इज व्हाट। इसमें से 4 में से सबसे स्लोएस्ट एडीसी कौन सा है, वो है हमारा इंटीग्रेटिंग टाइप। अब आप इसमें देख सकते हो इंटीग्रेटिंग टाइप जो है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग टाइप जो है ये हमारा सबसे स्लोएस्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कैसा है, क्योंकि देखिए इस टेबल से हम लोग किस तरीके से पता कर सकते हैं कि जो फास्टेस्ट है, ठीक है, ये हमारा फ्लैश टाइप ऑफ ये, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्लॉक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ बिट्स, एन से इंडिपेंडेंट है, इसलिए हमारा सबसे फास्टेस्ट है फ्लैश। एंड ड्यूअल स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप जो है, ये इंटीग्रेटिंग टाइप का जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है ये हमारा स्लोएस्ट है, क्योंकि इसका जो हमारा नंबर ऑफ क्लॉक्स है या फिर टाइम है वो डिपेंड करता है एन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19। और हाँ, वो जो टेबल हमने मेंशन किया था वो भी आप इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, सर्ज एब्सॉर्बर जो है हम लोग किसके लिए प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, तो ध्यान में रखना होगा सर्ज एब्सॉर्बर जो है हम लोग लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस को प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। देखिए लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन जो रहते हैं, ठीक है, ये हमारा डिवाइस है जो प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट कॉज बाय एन एक्सटर्नल लाइटिंग एंड इंटरनल इवेंट्स। सर्ज एब्जॉर्बर क्या करता है, रिड्यूस करता है स्टीपनेस ऑफ द वेव फ्रंट, स्टीपनेस ऑफ द वेव फ्रंट, ये जो स्टीपनेस रहती है इसको रिड्यूस करने का काम करता है। और यही सर्ज एब्जॉर्बर हम लोग प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं अगेंस्ट लो वोल्टेज, ना कि हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन के लिए। इसमें हम लोग काफ़ी बार गलतियाँ कर बैठे हैं, क्योंकि मैंने जितने स्टूडेंट्स का पेपर एनालाइज किया, ठीक है, उन्होंने 6 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स ने इसका करेक्ट आंसर मेंशन किया था, 4 स्टूडेंट ने इसका ओवर वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन इसका करेक्ट मार्क किया था। इन्हीं सारी गलतियों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता रहता हूँ, ठीक है। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन HRC फ्यूज द टाइम डिफरेंस बिटवीन कट ऑफ एंड फाइनल करंट जीरो इज कॉल्ड। देखिए HRC फ्यूज के अंदर जो टाइम रहता है बिटवीन कट ऑफ एंड फाइनल करंट जीरो, उसको हम लोग कहते हैं आर्किंग टाइम, ठीक है। देखिए मेनली क्या होता है कि आपका जो डिफरेंट टाइम्स है ये आपको अच्छी तरीके से पता होना ज़रूरी है। देखिए सबसे पहला होता है कि मिनिमम फ्यूजिंग करंट, ये क्या है, हमारा मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट है जिसके कारण हमारा फ्यूज़ जो है वो हमारा मेल्ट होता है, करेक्ट, फ्यूज़ जो है हमारा मेल्ट होता है। अब देखिए और फ्यूजिंग फैक्टर क्या है, वो रेशियो होता है हमारा मिनिमम फ्यूजिंग करंट टू करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज़, और फ्यूजिंग फैक्टर इज ऑलवेज मोर देन 1, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। और जो आर्किंग टाइम रहता है यहाँ पे हमारे पास गिवन है, ये HRC फ्यूज का इट इज़ टाइम बिटवीन कट ऑफ एंड द फाइनल करंट जीरो, ये आपको ध्यान में रखना होगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देखते हैं भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द क्यू मीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल फैक्ट। क्यू मीटर क्या है, हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो हम लोग मेजर करते हैं क्वालिटी ऑफ द फैक्टर, ठीक है, क्वालिटी ऑफ द फैक्टर, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर हम लोग मेजरमेंट के लिए हम लोग ये क्यू मीटर ये यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो क्यू मीटर जो है हम लोग इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है इट इज़ बेस्ड ऑन द सीरीज रेजोनेंस, ओके, ध्यान में रखना होगा। क्यू मीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीरीज रेजोनेंस, और ये जो क्यू मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है हम लोग डिज़ाइन किया जाते हैं टू मेजर द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर डायरेक्टली, ठीक है। और वो हम लोग यूज़फुल है, हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है कॉइल की या फिर कैपेसिटर्स की, इसको हम लोग मेजरमेंट के लिए ये क्यू मीटर का इस्तेमाल करते हैं, हमारा बेस्ट है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीरीज रेजोनेंस। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22, द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ लॉजिक फंक्शन y इज इक्वल्स टू ए बी बार प्लस, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, और कहते हैं बेसिकली, ठीक है। और एंडेड का फंक्शन है तो हम लोग उसको एंड कहते हैं, ठीक है, ओके। ए बी बार एंड ऑड विद ए बार बी
कम्प्लीटली बार, ठीक है। इसके ऊपर ये नॉट का फंक्शन है लगाया। हम लोग इसको किस तरीके से स्प्लिट अप कर सकते हैं देखिए, ठीक है। ये जो हमारा लॉ है बेसिकली हम लोग इसको डी मॉर्गन्स के फर्स्ट थ्योरम से इसको स्प्लिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर कम्प्लीटली बार है तो हम लोग किस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, ए बी बार होल बार, यहाँ पे हम लोग एंड का फंक्शन लगाएंगे, एंड ए बार बी, ठीक है। इसके ऊपर कम्प्लीटली बार हमने क्या किया, यहाँ पे और था बट यहाँ पे एंड कर दिया हमने, ठीक है। ये था हमारा डी मॉर्गन्स का थ्योरम, करेक्ट। अब देखिए इसको भी हम लोग स्प्लिट करेंगे। हम लोग यहाँ पे डी मॉर्गन्स का सेकंड थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। सेकंड थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा इसका वैल्यू किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ए बार। अब देखिए ये ए बार है तो यहाँ पे आ जाएगा ए, बी बार के ऊपर बार है तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे और का फंक्शन आ जाएगा बी, ठीक है। एंड था तो यहाँ पे और हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा एंड एज इट इज रहेगा, यहाँ पे ए ऑड विद अ बी बार हो जाएगा, करेक्ट। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो इसका वैल्यू आ जाएगा ए बार एंडेड विद ए प्लस ए बार एंडेड विद अ बी बार प्लस और प्लस दैट मीन्स और, ये आप कंसिडर करते चलेगा ए बार ए बी बार प्लस बी बी बार, ठीक है। इसको आप स्प्लिट अप करते तो इसका जो वैल्यू आएगा ए बार बी बार ऑड विद अ ए बी, करेक्ट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये जो है आपको बुलियन लॉजिक में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। डी मॉर्गन्स की थ्योरम बताओ ना, फर्स्ट थ्योरम सेकंड थ्योरम और लॉस एंड लॉस, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस तरीके से वर्क करते हैं ये आपको बुलियन लॉजिक के अंदर, ये हमने इंस्टाग्राम के लिए पेज बनाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से इसको एक बार देख लीजिएगा क्योंकि यही आपको बुलियन लॉजिक को सॉल्व करने के लिए आपको काम में आता है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 23। हाउ मेनी सेल्स वुड बी द रिक्वायर्ड in the Karnaugh map if 4 variables are involved in preparing the map for function minimization? function minimization के लिए जो K map हम लोग यूज़ करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं Karnaugh map, ठीक है। 4 वेरिएबल है तो हमारे पास में 16 इसमें हमारे पास में सेल की रिक्वायरमेंट रहेगी, 16 सेल की हमारे पास में रिक्वायरमेंट रहेगी गाइस। 2 3 यहाँ पे हो गया हमारे 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू क्या रहती है, अगर हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, हमारा एक एग्जाम्पल ABCD 0 0 0 1 1 1 रहता है यहाँ पे और 1 0 रहता है, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0 रहता है। ये हमारा 4x4 16 सेल का ये हमारा टेबल बन जाएगा, के मैप बन जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखना होगा। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 24। बेसिक इम्पल्स लेवल ऑफ 11 kV डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एज पर द IS। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन जो बेसिक इम्पल्स लेवल रहता है 11 kV डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए वो कितना रहता है, वो रहता है 75 kV का गाइस। ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हमारा नॉमिनल सिस्टम वोल्टेज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे सेशन का 11 kV के लिए। इसी तरीके से आपको यूपीएससीएल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसी में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड लेवल अगर आपने नहीं भी ध्यान में रखा तो भी चलता, बट ये इंडियन स्टैंडर्ड लेवल है, आप ध्यान में रखिएगा। फॉर नॉमिनल सिस्टम वोल्टेज ऑफ 11 kV 33 66 132 एंड 220 kV के लिए कितने वैल्यूज गिवन है यहाँ पे हमारे पास में मेंशन करके रखा है, तो ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन इज क्वेश्चन नंबर 25। द एनर्जी गैप इन अ सेमीकंडक्टर इज व्हाट। एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर के अंदर वो क्या करती है, डिक्रीज होती है विथ टेम्परेचर। तो आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। द एनर्जी गैप इन अ सेमीकंडक्टर इज डिक्रीजेस विद द टेम्परेचर। ओके, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। डिफरेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल रहते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम आर्सेनाइड हो गया, उसका बैंड गैप एनर्जी भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसका टेबल ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करके रखा है। और आपको ध्यान में रखना होगा कि एनर्जी गैप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ गाइस आपको आज के क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक लगे होंगे। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करेगा। हमारे चैनल कोचिफायर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम के चैनल और जो हमारा एप्लीकेशन का लिंक्स है उसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड करना होगा। टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना होगा, सो दैट आप वहाँ पे इंटरेक्टिव डिस्कशन हमारे साथ कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको आज सेशन पसंद आएगा। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।